हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम बिहार पीसीएस के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा जैसे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पार्ट में हम पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन। First question is related to Parliament. Under which article the Speaker can allow any member of the House to speak in his or her mother tongue? जैसा कि आर्टिकल 120 में कहा गया है कि जो भी बिजनेस होगा पार्लियामेंट में वो या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, लेकिन ये प्रोवाइजर दिया है, प्रोवाइडेड। इसका मतलब कि इस रूल का एक्सेप्शन है। ये कहता है कि जो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का या जो स्पीकर होता है हाउस ऑफ द पीपल का, वो किसी भी मेंबर को परमिट कर सकता है जो हिंदी और इंग्लिश में नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपने मदर टंग में एक्सप्रेस करे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 120 क्लॉज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? आर्टिकल 85 कहता है कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो दोनों हाउस को समन करे जिनका इंटरवल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साल में अगर 12 मंथ है तो दोनों के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं है, यानी मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही चाहिए, यानी एटलीस्ट ट्वाइस सेशन। क्वेश्चन क्या है, इंटरवल क्या होना चाहिए, 2 सेशन के बीच में क्या इंटरवल हो सकता है? तो वो इंटरवल हो सकता है 6 मंथ। और किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 आवर इन पॉलिटिकल जैकरॉन रिफर्स टू, जो पॉलिटिकल टर्म है 0 आवर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन, डे व्हेन नो बिजनेस इज इन पार्लियामेंट इज डन, सस्पेंडेड मोशन, ऑप्शन नंबर सी एडजर्न टाइम, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सेशन। 0 आवर एक ऐसा समय है जहां मेंबर अपने इंपॉर्टेंट मैटर को रेज कर सकते हैं, खासकर जिसे डिले नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 0 आवर, देखिए 0 आवर एक इनफॉर्मल डिवाइस है। इनफॉर्मल डिवाइस मतलब ये कहीं भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये एक मैटर को रेस करने के लिए दिया जाता है जिसमें डिले नहीं किया जा सकता और इसके लिए प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये कब शुरू होता है? तो 0 आवर शुरू होता है क्वेश्चन आवर के बाद और एजेंडा ऑफ डे से पहले, यानी बीच में। अब क्वेश्चन आवर क्या है? हर जो पहला आवर है, एवरी फर्स्ट आवर, ये क्वेश्चन आवर की तरह दिया जाता है। और एजेंडा ऑफ द डे क्या है? यानी पूरे दिन में जो भी बिजनेस ट्रांसैक्ट होंगे वो है एजेंडा ऑफ द डे। तो 0 आवर क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच में होता है और ये कहीं भी लिखा नहीं है, ये पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, 1962 से ये चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न, दोनों हाउस के ज्वाइंट सेशन कब होते हैं? देखिए, ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों हाउस जब साथ में बैठती है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दोनों हाउस इलेक्टोरल कोलाज होती है। सेम इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में भी दोनों हाउस होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बैठती है, कहीं ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है दोनों। टू पास द बिल रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट बिल है उन्हें दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना होता है, यहाँ कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। टू डिस्कस एंड पास सच बिल वेयर बोथ हाउसेस डिफरेंट ओपिनियन, ये सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सेशन के बारे में बताता है। ये बताता है कि बिल जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहाँ पे ज्वाइंट सेशन कॉल किया जाता है। ज्वाइंट सेशन प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस पे देखेंगे। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन के बारे में बताता है 3 सिचुएशन ऐसी है जहाँ प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। तब पहला, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, यानी अगर लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा को ट्रांसमिट किया और राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो पहला सिचुएशन ये हो गया। नेक्स्ट, द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट मेड इन द बिल। नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है, लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने बोला इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं। अब ये अमेंडमेंट के साथ लोकसभा को वापस भेजे, अब लोकसभा ने इस अमेंडमेंट को मानने से इनकार कर दिया, तो सेकेंड सिचुएशन ऐसा। मोर देन 6 मंथ elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ बिल बाई अदर हाउस विदाउट बिल बीइंग पास्ड बाई इट। तीसरा सिचुएशन, लोकसभा ने बिल पास किया, ट्रांसमिट किया राज्यसभा को, अब राज्यसभा 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता, पास ही नहीं करता है बिल, ना ही रिजेक्ट करता है, ना ही कोई अमेंडमेंट देता है, तो इस सिचुएशन में भी ज्वाइंट सेशन हो सकता है। कौन कॉल करेगा ज्वाइंट सेशन को? प्रेसिडेंट। प्रेसाइड कौन करेगा? स्पीकर।
अब कहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकते? आर्टिकल 108 में साफ साफ लिखा है कि इन केस ऑफ मनी बिल ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकते। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकती, यहाँ भी सेपरेटली पास करना होता है दोनों हाउसेस के। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में लोकसभा और राज्यसभा की बराबर पावर होती है। एक ऐसी जगह है जहाँ राज्यसभा की पावर लोकसभा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है? लोकसभा में कि राज्यसभा में या दोनों हाउसेस में या ज्वाइंट मीटिंग में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 109 में, आर्टिकल 109 जो कि स्पेशल प्रोविजन लिया है मनी बिल के लिए, ठीक है। और ये जो राज्यसभा में जब बिल पास होता है मनी बिल, तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? यानी बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब भी लोकसभा से मनी बिल पास होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा डिले कर सकती है उसको 14 डेज के लिए। राज्यसभा उसे किसी भी तरीके से अगर कोई अमेंडमेंट कहती है तो जरूरी नहीं कि लोकसभा उस अमेंडमेंट को मान ले, और अगर राज्यसभा 14 डेज तक उसे नहीं पास करती है तब भी वो मनी बिल पास माना जाता है। इसका मतलब राज्यसभा की उतनी पावर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 109 जो कि स्पेशल प्रोविजन बात करता है मनी बिल के बारे में, प्रोविजन वो बोलता है कि बिल जो है हमेशा लोकसभा में पास होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नॉट करेक्ट है, और ये क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द राज्यसभा हैज टू पास द मनी बिल विद इन 14 डेज आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा। सही है। राज्यसभा में पास और रिटर्न द बिल विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा, ये भी सही है। कैसे? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 109 में जो प्रोसीजर है मनी बिल के लिए, आर्टिकल 109 कहता है पहले जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा। अब राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है, या तो उसे एक्सेप्ट कर ले, या तो उसे एक्सेप्ट करे विद अमेंडमेंट, या फिर उसको कुछ भी ना करे, ना एक्सेप्ट करे और ना रिजेक्ट करे, मतलब पेंडिंग रखे। तो इन केस अगर वो एक्सेप्ट करता है तो बिल बन जाता है। एक्सेप्ट करते हुए अमेंडमेंट कहता है तो ये लोकसभा के डिस्क्रिशन है कि वो अमेंडमेंट कोई माने या ना माने। और अगर लोकसभा अमेंडमेंट को नहीं मानती है तो जो ओरिजिनल मनी बिल है वैसा ही पास माना जाएगा, मानती है तो फिर अमेंडेड वर्जन पास माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की क्या डेफिनेशन है? मनी बिल 110 में डिफाइन किया गया है। इसके डेफिनेशन में कई सारे हेड्स हैं, जैसे कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, हाँ ये है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट, यस। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी मनी आप निकाल रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कोई भी एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, ये चारों इंक्लूड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन कहता है आर्टिकल 110 के बारे में। आर्टिकल 110 मनी बिल डिस्क्राइब करता है, इसमें फॉलोइंग मैटर्स हैं, जैसे कि टैक्स का इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग या गिविंग ऑफ गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड लॉ में अमेंडमेंट, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड या फिर उसमें में से विड्रॉल, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से मनी निकालना, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। चार्ज में क्या होता है? अगर एक्सपेंडिशन चार्ज है इसका मतलब इस पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकता है पर वोटिंग नहीं होगी। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल आर प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम जनरली बजट कहते हैं। बजट शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द है, इसका प्रोविजन आर्टिकल 112 में है, लेकिन ये जो फाइनेंस बिल का प्रोविजन है ये 117 में है। 110 में क्या है, मनी बिल है। सो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, 112 सही है और 117 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट ऑन अकाउंट इज मेंट फॉर। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, समझिए जैसे अगर कोई बजट पास होना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया से पहले भी गवर्नमेंट को काम करना है और उसके लिए चाहिए फंड। तो अब तो बजट तो पास ही नहीं हुआ तो फंड कहाँ से मिलेगा, उसके लिए ये ऑप्शन है वोट ऑन अकाउंट, यानी बजट पास होने से पहले जो एक्सपेंडिचर को के लिए जो हमें फंड्स चाहिए वो वोट ऑन अकाउंट अप्रूव करता है। सो ऑप्शन देखते हैं, वोट ऑन रिपोर्ट ऑफ द कैट, नहीं गलत है। टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, नहीं, इसके लिए कंटिजेंसी फंड है। अगर कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आया जिसे कोई समझ ना पाया या जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो उससे कंटिजेंसी फंड से एक्सपेंडिचर जाता है। अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग द पासिंग ऑफ बजट, करेक्ट आंसर है सी। बजट पास करने के पेंडेंसी के दौरान जो हम फंड्स गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो गवर्नेंस चला सके, वही है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वोट ऑन अकाउंट इज प्रेजेंटेड व्हेन गवर्नमेंट हैज़ नो टाइम टू प्रेजेंट फुल बजट, या इलेक्शन है यानी उस समय बजट फुल आया नहीं, या इलेक्शन है तो पैसे तो चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो उसलिए ये वोट ऑन अकाउंट होता है ताकि जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छे से चलाया जा सके। इसका प्रोविजन आर्टिकल 116 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन। कट मोशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कभी भी जब बजट पास होता है तो उसमें हर डिमांड के ऊपर वोटिंग होती है, यानी अगर एक भी डिमांड है कि इस चीज़ के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, उस पर वोटिंग होती है, तो कभी कभी ये डिमांड पूरी नहीं मानी जाती तो उसमें कट मोशन लगाया जाता है, यानी उस डिमांड में जितना भी अमाउंट है उसे कम किया जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, ए टू पुट चेक ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं। टू स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, नहीं। बाकी ऑप्शंस, टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल, यस करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि कट मोशन का मतलब यही है कि जो एक्सपेंडिचर है उसे कट किया जाए। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है पॉलिसी कट मोशन, एक होती है इकोनॉमी कट मोशन, और लास्ट वाली होती है टोकन कट मोशन। ये 3 तरीके के कट मोशन होते हैं। ये कट मोशन कब आते हैं, बजट जब पास होता है, बजट के जब वोटिंग होती है डिमांड पे, उस समय ये कट मोशंस लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करती है, तो पब्लिक अकाउंट कमिटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट टू। स्प्लिट सिस्टम जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है वो किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से। देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में स्प्लिट सिस्टम डील करता है पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन से। पॉलिसी कौन बनाता है, सेक्रेटरीट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, जो भी उसकी कंसर्न बॉडी या एजेंसी होती है, यानी दोनों पार्ट जो है, दोनों फंक्शन स्प्लिट हो गए हैं, यानी अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटिंग टू डिलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटी है जो कि रूल्स और रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए पावर के डेलीगेशन को डील करती है। उस कमिटी का नाम है कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये कमिटी एग्जीक्यूटिव के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाने के पावर के डेलीगेशन को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एंडोर्स्ड व्हिच ईयर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट ने है वो ट्रिपल तलाक लॉ पास किया है, जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक पेनल जो है एक्ट बना दिया गया, जिसमें 3 इयर्स का आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। प्लस इसका जो ये लॉ है, जो एक्ट है, ये किस लिए बनाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसका नाम था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है ये दिया गया था 2017 में। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जजमेंट कब दिया गया था, तो जजमेंट दिया गया था 2017 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में
इस ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत इसको कहते हैं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था क्योंकि ये वायलेट करता था राइट टू इक्वालिटी को, आर्टिकल 14 को ये वायलेट करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट के बारे में स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं जो कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में है। पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज ए 5 member बॉडी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइज 4 अदर सीनियर मोस्ट जज एट दैट टाइम। ये करेक्ट है क्योंकि कोलिजियम में चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलिजियम सिस्टम, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये जो है रूलिंग से, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से उससे ये इवेलुएट हुआ है, इवॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम। यस, कोलिजियम सिस्टम ही अभी प्रेजेंटली सिस्टम है जो वर्क कर रहा है जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। Collegium system was introduced in year 1993 by Justice P.N. भगवती in landmark first judgment case। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फर्स्ट जजमेंट केस में कोलिजियम सिस्टम को नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मिली थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोथ 1 and 3, 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो वन ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जज है जिसका सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का पार्ट है। ये जजेस के प्रमोशन एज वेल एज इनके ट्रांसफ़र, इन सब के बारे में जो है डिसीजंस लेते हैं, और अगर कभी भी डिसएग्रीमेंट हुआ तो मेजॉरिटी ओपिनियन जो है प्रिवेल करती है। इसके अलावा जो कोलिजियम सिस्टम का जो ओरिजिन है वो हम आर्टिकल 124 में देख सकते हैं, जिसमें लिखता है कि जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। ठीक, तो अब ये जो कंसल्टेशन शब्द है इस पे 3 केसेस आए हैं, 3 जजेस केसेस, जो कि हमें जानना जरूरी है। सो लेट अस नो द 3 जजेस केसेस। ये कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड बहुत लैंडमार्क केस है। पहला जजेस केस, पहले तो आर्टिकल 124 कहता है कि प्रेसिडेंट जो जजेस को अपॉइंट करेगा वो कंसल्टेशन के साथ करेगा चीफ जस्टिस के। तो फर्स्ट जजेस केसेस में ये बोला गया कि कंसल्टेशन का जो मतलब है, ये कंसल्टेशन का इसका मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस मतलब जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस हाँ ही बोले तभी अपॉइंटमेंट हो, इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर जुडिशरी से ज़्यादा हो गई। हमेशा जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की टसल चली है। नेक्स्ट, फिर सेकंड जजेस केसेस आया जिसका नाम था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये जो पहला जज था, पहला जज केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको रिवर्स करके ये कहा गया जो कंसल्टेशन शब्द है इसका मतलब होता है कॉन्करेंस, यानी जब तक कोलेजियम नहीं मानेगा तब तक जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी आ गई, अभी तक एग्जीक्यूटिव था, अब पासा पलटा और चीफ जस्टिस आ गए, तो इसने कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद थर्ड जजेस केसेस आया जिसका नाम था इन रे स्पेशल रेफरेंस। इसने कोलेजियम को एक्सपैंड किया, इसने कहा कोलेजियम मतलब चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इन केस ऑफ हाई कोर्ट इट इज चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये कोलेजियम सिस्टम का एक इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट, नन ऑफ देम मोर देन। सुप्रीम कोर्ट हमेशा फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जितने चीफ जस्टिस होंगे और जितने जजेस होंगे, जितना भी लॉ जो प्रिस्क्राइब करेगा। तो सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कौन कौन सी बातें रिलेटेड है। कोलेजियम सिस्टम, यस, ये जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के बारे में बात करता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी इसके ऊपर आप कहीं अपील पे नहीं जा सकते, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब इस तरीके के अपील 3 तरीके के हैं, एक है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, एक सिविल केसेस में, एक क्रिमिनल केसेस में। इसके अलावा स्पेशल लीव अपील भी है, SLP। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये 2 सेंटर और यूनियन और स्टेट के बीच, या 2 स्टेट्स के बीच, या यूनियन एंड स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव। ये तीनों टर्म सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एपेलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये एपेक्स कोर्ट से रिलेटेड। एपेक्स कोर्ट मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर का एक सिस्टम है जो कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जैसा कि हमने बताया, थर्ड सेकंड जजेस केसेस एंड थर्ड जजेस केसेस, ठीक। इसके अलावा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, और ये फेडरल कोर्ट की तरह भी काम करता है। फेडरल मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करता है। आर्टिकल 131 इसे फेडरल कोर्ट की तरह स्टैब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which case did Supreme Court of India give for the first time the doctrine of basic structure? अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के पीछे भी लंबी कहानी है। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे प्रोविजंस है जिन्हें हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन रह ही नहीं जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिन्हें हम अमेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में लाया गया था। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें 13 जजेस की बेंच थी। अब इसके बाद धीरे धीरे कई सारे केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया गया और बहुत सारी बातों को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देन डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ है, इसमें लंबी लिस्ट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी ऐसे है कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करेगी, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी तो वो हो जाएगी वॉइड। अब हुआ क्या कि जो अमेंडमेंट है उसे लॉ माना जाए कि ना माना जाए, इससे रिलेटेड 4 केस चले, जिसमें हम आखिरी के 2 बताते हैं। एक था गोलकनाथ और एक था केशवानंद। अब गोलकनाथ में कहा गया कि जो अमेंडमेंट है उसको लॉ माना जाए आर्टिकल 13 में, और सिंस आर्टिकल 13 कहता क्या है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता। अब इसको हटाने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे लॉ ना माना जाए, लॉ नहीं माना। अगर लॉ नहीं माना जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को जो है चेंज कर सकती है। तो ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसे चैलेंज किया गया केशवानंद वाले केस में। तो केशवानंद ने कहा, केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है, लेकिन जो लॉ है वो अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट जो है कुछ भी चीज़ का हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, यानी कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34। ठीक है, ये आर्टिकल 124 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे प्लस सच जजेस जो कि बाद में डिटरमाइन किया गया हो। तो इसे डिटरमाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसने सुप्रीम कोर्ट के में पहले 31 जजेस थे, 34 जजेस कर दिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जैसे कि ये हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, आर्टिकल 124 इसके बारे में डील करता है। इसके अलावा इसके सारे प्रोविजन आर्टिकल 124 से 147 में है। इनिशियली इसमें चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब जाके इसमें 34 जजेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस पे बेसिस है? इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डेफिनेटली बेस्ड है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे भी है, कुछ बातें ऐसी है जो कन्वेंशन पे भी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में वेरियस जुडिशियल प्रिंसिपल है जो कि जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन के द्वारा लाए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कुछ लीगल अलग अलग लीगल पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कैसे हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 में, इसे इनॉग्रेट किया 28 जनवरी 1950। इससे पहले फेडरल कोर्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, ये करेक्ट ऑप्शन है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यस, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट एकदम हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, ये ऑप्शन गलत है, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल नहीं, कोर्ट मार्शल को भी सुन सकता है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 ये बताता है कि कोर्ट मार्शल को भी अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन।
सुप्रीम कोर्ट में अगर नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है तो उसकी पावर किसके पास है? उसकी पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकता है। इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिससे 34 मेंबर्स अब हो गए हैं। तो डेफिनेटली पावर कहाँ है? पार्लियामेंट के पास। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन, किसका कंसल्टेशन? कंसल्टेशन चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये कोलेजियम हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या है? 65 ईयर्स है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट, नंबर ऑफ जजेस, उनके रिटायरमेंट, उनके रिमूवल, सब की बात करता है। तो उसमें 65 ईयर्स है जजेस का रिटायरमेंट। अब इसी के साथ हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट इससे 3 साल कम, 62 ईयर्स है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना है तो किसे जो है अपना रेजिग्नेशन देगा? वो अपना रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ही उन्हें रेजिग्नेशन देगा, प्रेसिडेंट को ही वो रेजिग्नेशन देंगे। आर्टिकल 124 में इसका प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन। PIL का कंसेप्ट कहाँ ओरिजिनेट हुआ? यूएसए से। यूएसए से ही हमने भी PIL का कॉन्सेप्ट लिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। PIL का ओरिजिन यूएस में है और यूएस में 1960s में ये PIL बहुत चला था। उसके बाद PIL का सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से PIL का मतलब है एक लीगल एक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट का इन्फोर्समेंट होता है। कोई पब्लिक, चाहे पूरी पब्लिक, चाहे पब्लिक का एक छोटा सा क्लास जिसका कुछ इंटरेस्ट है, राइट, लाइबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो PIL दाखिल कर सकता है। तो इंडिया में PIL 1980s में स्टार्ट हुए थे और इसके फादर माने जाते हैं मिस्टर जस्टिस PN भगवती जी। इसके अलावा एक और नाम PIL से बहुत फेमस है, चर्चित है, वो है जस्टिस BR कृष्ण अय्यर जी, ऑनरेबल जस्टिस BR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नर से रिलेटेड है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे गवर्नर, यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे प्रेसिडेंट। अब ये गवर्नर जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये लिखा कहाँ गया है? आर्टिकल 154 में ये लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, गवर्नर के पास प्रेसिडेंट से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। जैसे गवर्नमेंट मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कह सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर कोई चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लॉस्ट किया है तो उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, एसेंट रिजर्व कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट में, आर्टिकल 200। फिर इसको रिटर्न भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। बाकी गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के समय, जब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना है उस समय अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के लिए वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से स्टेट नहीं चल रहा है, ठीक है। हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू देयर गवर्नर। पहले क्या था? पहले था आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, ये पार्ट 21 में था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुआ है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, तो अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा गवर्नड होता है, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव हेड थे उनको हम कहते थे सरदार ए रियासत, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई। किसी भी स्टेट के गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 155 में, कहते हैं कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। बाकी आर्टिकल 157 क्या कहता है कि गवर्नर के लिए एक पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसके अलावा 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, सिटीजनशिप बाय बर्थ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आर्टिकल 158 के हिसाब से गवर्नर जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि और सारे पोस्ट में होता है।
और 7th अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी कह दिया कि एक ही पर्सन 2 जगह का गवर्नर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ गवर्नर्स इन इंडियन स्टेट्स। किन स्टेट के गवर्नर्स क्या है? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, 2021 का। इस समय जो गवर्नर है उस हिसाब से करेंगे। राजस्थान के गवर्नर है हमारे यहाँ अभी हरिभाऊ किशन राव बागडे। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल ही है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस हैं। और गुजरात के गवर्नर हमारे आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर पे। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश डायरेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू होल्ड इट्स सेशन। इन डूइंग सो ही वाज एक्सरसाइजिंग द राइट विच वे वेस्टेड इन हिज ऑफिस। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को कहा कि भाई आप सेशन रखिए, तो इसमें उन्होंने अपनी कौन सी पावर इस्तेमाल की? इसमें उन्होंने अपनी आर्टिकल 175 की पावर इस्तेमाल की। आर्टिकल 175 कहता है कि गवर्नर में सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी हाउस को गवर्नर मैसेज सेंड कर सकता है, चाहे वो बिल से रिलेटेड हो या अदरवाइज हो। और जिस भी हाउस को ये मैसेज सेंड किया गया है वो इस मैटर को कंसीडर करेंगे जैसा कि मैसेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट में कौन कौन थे? पार्लियामेंट में थे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। इसी तरह लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में कौन कौन है? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेयर एवर इट एग्जिस्ट, हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल होती नहीं, जहाँ जहाँ होती है वो लेजिस्लेचर में इंक्लूड की जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आर्टिकल 168 इसकी बात करता है। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर जगह नहीं है। ठीक, कहाँ कहाँ है? 6 स्टेट्स में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। इन 6 स्टेट्स में है। ठीक है, व्हाट इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। इंडिया में अपर चैम्बर किसे कहते हैं? देखिए 2 हाउसेस होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेचर में। उसमें जो हाउस ऑफ पीपल है पार्लियामेंट में उसे लोअर चैम्बर कहते हैं, और जो हाउस ऑफ स्टेट है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है उसे हम बोलते हैं अपर चैम्बर। ठीक है, राज्यसभा को अपर चैम्बर। इन द सेम वे स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं अपर चैम्बर और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं लोअर चैम्बर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, आर्टिकल 168(2) बोलते हैं कि देयर शैल बी 2 हाउसेस, पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जहाँ एक ही हाउस है वहाँ क्या होगा? वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी एबॉलिश्ड बाई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर जगह नहीं होती, सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे है, लेकिन इसे क्रिएट किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 169 है। इसे कौन क्रिएट करता है? हमारा पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? जब तक किसी स्टेट ने रिजोल्यूशन न दे दिया हो कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाए, तब तक पार्लियामेंट क्रिएट नहीं करता है। जैसे ही रेजोल्यूशन मिला पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दिया। सो ऑप्शन देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाई ए प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। नहीं, पावर तो पार्लियामेंट के पास है। बी द पार्लियामेंट, ये सही हो सकता है। सी देखिए, द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कभी भी पार्लियामेंट अपने आप नहीं करेगी जब तक रेजोल्यूशन ना पास हो। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 169 बात करता है कैसे जो है अबोलिशन और क्रिएशन हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें मेजॉरिटी कितनी चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर, यानी चाहिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किन सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? अभी हमने बताया 6 स्टेट हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यहाँ पे सिर्फ बिहार है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली 4। Which of the following article of Indian Constitution consists provision for election to the legislative assembly of state? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 170 बात करता है। जैसे हमने जाना 168 में क्या है कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। 169 में जाना लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट या एबॉलिश होती है, और 170 में जाना कि इलेक्शन कैसे होते हैं। बाकी 2 आर्टिकल 176 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 176 रिलेटेड है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, और 178 रिलेटेड है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर में किस स्टेट के लार्जेस्ट नंबर है? एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है 60 मेंबर्स, और हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60 और मेघालय में 60। सो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देगा? स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, और डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो स्पीकर को देगा। कभी ये मत सोचिएगा कि प्रेसिडेंट को देगा, क्योंकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। इसी तरह जब प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो किसे देता है अपना रेजिग्नेशन? वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 179 कहता है कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो अपना जो रेजिग्नेशन है वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन? जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 171 कहता है कि इसमें जो 1/3 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे लोकल बॉडीज़ के द्वारा। 1/12 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे वैसे इलेक्टोरल के द्वारा जो स्टेट में रह रहे हैं और 3 साल के ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट। 1/12 उन लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे जो कि एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग में है। ठीक, और बाकी 1/3 जो है वो जो लेजिस्लेचर में उस एरिया के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे, और बचे हुए जो 1/12 मेंबर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 1/12। तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। इतने सारे लोग जो है इलेक्शन करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अब इसमें कौन से मेंबर्स हैं जो इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते? जैसे कि हम जान रहे हैं लोकल बॉडीज़ 1/3 इलेक्ट करती है, टीचर 1/12 इलेक्ट करते हैं, ग्रेजुएट भी 1/12 इलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का कहीं मेंशन नहीं है आर्टिकल 171 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। अथॉरिटी टू डिटरमाइन नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच एंटिटी? अब हाई कोर्ट में कितने मेंबर्स होंगे, इसका अथॉरिटी किसके पास है? ये है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट में कितने मेंबर्स होंगे, और जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड अथॉरिटी है ज़्यादातर वो हमारे पास प्रेसिडेंट के पास है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 216 बात करता है कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और बाकी जजेस रहेंगे जितना भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जितने भी और सारे, जैसे कि रिमूवल हो गया या फिर रेजिग्नेशन हो गया, ये सब प्रेसिडेंट को ही जाते हैं, गवर्नर को नहीं जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट का गवर्नर को नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द डिवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम इज इलीगल? 3 टाइम तलाक मतलब तलाक की बिद्दत, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अब तो वो एक तरीके का ऑफेंस बन गया। इसे उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में कहा था कि ये आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट को वायलेट करता है। अब नया लॉ आ चुका है जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। अगर कोई भी ट्रिपल तलाक करता है तो वॉइड होगा, पहली बात तो माना नहीं जाएगा, प्लस इलीगल होगा। इसका मतलब 3 साल तक की उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। Which of the following high court has its jurisdiction over more than one state? जितने भी इंडिया में हाई कोर्ट है, कई हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका अपने स्टेट के अलावा क्षेत्राधिकार है, यानी जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। कौन से स्टेट है यहाँ पे? इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे या गुजरात? करेक्ट आंसर बॉम्बे। बॉम्बे का जो क्षेत्राधिकार है वो महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एरिया में भी है। इसके अलावा और सारे हाई कोर्ट्स हैं जिनका कई जगह पे जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट, ये वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार में जुरिस्डिक्शन है इसका। नेक्स्ट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी में उसका जुरिस्डिक्शन है। केरला का जुरिस्डिक्शन केरला में है प्लस लक्षद्वीप में है। ये 4 और जो हाई कोर्ट है उनका है। इसके अलावा एक हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसका पंजाब एंड हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, इसका नेचर क्या था? तो नेचर मतलब कि किस तरीके का केस था।
क्या ये रिट पिटिशन था, यानी कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, या कोई कंपेंसेशन मांग रहा था, या जुडिशियल रिव्यू था, या टाइटल सूट था? ये था टाइटल सूट। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किसी एग्जीक्यूटिव के एक्ट का होता है, किसी लॉ का होता है ना। ये तो टाइटल था भाई, किसकी ज़मीन किसकी है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। हाई कोर्ट का जज अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसे एड्रेस करता है? हाई कोर्ट का जज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है, जैसे कि आर्टिकल 217 में दिया गया है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देना है। एवरीथिंग प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर, गवर्नर नहीं। नेक्स्ट, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। इंडिया में मोबाइल कोर्ट किसका सोच थी? वो थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ अगस्त 2007 में, मेवात डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसे इनॉग्रेट किया था उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी ने। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ दूर दराज इलाके में जहाँ लोग जस्टिस को नहीं पा पाते हैं, वहाँ तक उनके पास जस्टिस खुद जाए, ताकि उन लोगों को जो कोर्ट में ट्रैवल करने का एक्सपेंसेस इनकर ना करना पड़े। Next question is related to center-state relation. In which of the following years was Sarkaria Commission, which was empowered to recommend changes in center-state relation, submitted its report? सेंटर स्टेट रिलेशन में सरकारिया कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, ये पूछा है। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की थी। इन चारों ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये कमीशन फॉर्म किया गया था 9 जून 1983 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस आर.एस. सरकारिया। इसके अदर मेंबर्स थे बी शिवरमन, एस.आर. सेन। इसका काम था कंसीडर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सजेशन देना, और इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की जनवरी 1988 में सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं? उसके आधार है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन। ठीक है, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। पहले ये जो आर्म रेबेलियन शब्द था, इसकी जगह शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन जो इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के समय इसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, ऐसा माना गया, और इसे फिर बाद में अमेंडमेंट के द्वारा 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे आर्म रेबेलियन शब्द में चेंज कर दिया गया, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, अब इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ है? आर्टिकल 352 से लेके 360 पार्ट नंबर 18 में है। ठीक है, इमरजेंसी अगर नेशनल इमरजेंसी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी 352 में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसे बिना कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस के प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी कई सारे ग्राउंड्स में हो सकती हैं, जैसे कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म रेबेलियन। ठीक है, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे हुआ तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है, आर्म रेबेलियन पे हुआ तो इंटरनल इमरजेंसी है। अब ये बात है कि जरूरी नहीं कि आप पूरे देश में इमरजेंसी लगाइए, आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट लगाएंगे ऑफकोर्स, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में लगाई जा सकती है? इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके अलावा 356 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू। इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन पहली बार जब होगा तो वो कितने समय के लिए होगा? उसका समय सीमा है 6 महीने। 6 महीने के बाद उसे फिर एक्सटेंड किया जा सकता है अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, और 6 महीने कब? जब उसे रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर दिया गया हो। ठीक है, इमरजेंसी पास होती है तो उसे रिजोल्यूशन के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और अप्रूव करने के बाद 6 महीने वो चलती है। उसके बाद उसे फर्दर 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन स्टेट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात, यानी प्रेसिडेंट्स रूल की बात। प्रेसिडेंट रूल के लिए आर्टिकल 356 में लिखा है कि जब गवर्नर रिकमेंड करता है या अदरवाइज प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है रिकमेंड कर देंगी। तो मेनली किसकी एडवाइस है? गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने गवर्नर तक के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब बहुत कम टॉपिक बचे हैं, हम अगले पार्ट में इन्हें भी कवर करेंगे। सो बी इन टच, थैंक यू।